हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 5वां रहेगा, हमारी केमिस्ट्री की आज 5वीं क्लास रहेगी, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन भरने के कुछ नियम हैं, जो महत्वपूर्ण नियम हैं। जिस तरह से पाउली अपवर्जन का नियम है, होल्ड का नियम है, N+L का योग का जो नियम है, तो हमें उन नियमों को पढ़ना है। इससे पहले हमारे केमिस्ट्री के 4 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को एक बार देखें। जिस तरह से सिलेबस में मेंशन किया हुआ है उस तरह से कंटिन्यू हम पहले टॉपिक से लेके कंटिन्यू हम टॉपिक ले रहे हैं सारे लेक्चर में। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो रहेगा, आप सबसे फर्स्ट हेडिंग देखिए। आज केमिस्ट्री की अपनी 5वां लेक्चर है, जो इसकी हेडिंग है वो रहेगी इलेक्ट्रॉन भरने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। इलेक्ट्रॉन भरने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। अब इसके अंदर हम देखते हैं जो आपका हो जाएगा ऑफ बाउ का सिद्धांत या नियम। अफबाऊ का सिद्धांत या नियम, ठीक है। अगर इसको हम पहला नियम नहीं मानते हैं, इसको स्टार पॉइंट करके, क्योंकि इसके अंदर ही बाकी नियम इंक्लूड हो जाते हैं। देखो, अफबाऊ का सिद्धांत या नियम है क्या। पहली बात तो मैं इस अफबाऊ का नाम अफबाऊ ये कोई वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में जनरली जैसे 11th-12th में कुछ बच्चे यही जानते हैं कि अफबाऊ एक वैज्ञानिक का नाम है। नहीं, ये एक वैज्ञानिक का नाम नहीं, इसका ये लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या फॉर्मिंग करना होता है। तो इसमें लिख सकते हैं आप कि अफबाऊ एक लैटिन भाषा का शब्द है। अफबाऊ एक लैटिन भाषा का शब्द है। अफबाऊ एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ निर्माण करना या फिर क्या हो जाएगा, फॉर्मिंग करना है। क्या हो जाएगा, निर्माण करना होता है। तो अब ध्यान रखना कि अफबाऊ का मतलब क्या होता है, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन भरने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। अपने सिलेबस में कौन कौन से नियम हैं। सबसे पहला है आपका पाउली अपवर्जन का नियम। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाउली अपवर्जन का नियम। ये हो जाएगा आपका पाउली अपवर्जन का नियम। दूसरा है आपका होल्ड का नियम। दूसरा क्या है, होल्ड का नियम। अभी होल्ड के नियम को होल्ड के अधिकतम बहुलकता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैं शॉर्ट में लिखा अभी तो। होल्ड के अधिकतम बहुलकता का नियम भी कहा जाता है। इसके बाद में तीसरा है N+L का नियम। हमें किसी भी उपकोष के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन भरने के लिए मूलभूत नियम है, ये नियम आना चाहिए। और अपने सिलेबस में ये तीनों नियम लिखे हुए हैं, हमें ये तीनों नियम पढ़ने हैं अच्छे से। भले यदि सिलेबस में N+L का नियम दे देता या फिर पाउली अपवर्जन का नियम, लेकिन ये तीनों नियम एक साथ काम करते हैं, इसलिए इन तीनों नियमों को पढ़ना जरूरी है। तो आप ये उतार लीजिए कि अफबाऊ का मतलब होता है निर्माण करना, और ये 3 नियम है, इन तीनों नियम को लाइन से उतारिए। इसके बाद हेडिंग लिखें पाउली अपवर्जन का नियम, जो कि हमें नेक्स्ट पढ़ना है। तो एक बार आप ये उतार लिए, मैं थोड़ा समय देता हूं आपको, आप उतार लीजिए इसको। इसके बाद इसको हम रफ करके वापस लिखते हैं पाउली अपवर्जन का नियम क्या होता है। अब जल्दी से इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। आपने अब लिख लिया होगा, ठीक
ठीक है, ये तीनों नियम लिखे आप। अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब जो हमारा सबसे फर्स्ट नियम है वो है पाउली अपवर्जन का नियम या फिर सिद्धांत। हेडिंग लिखें आप, पाउली अपवर्जन का नियम। देखो ये नियम है क्या? ये नियम यह कहता है कि किसी भी कोई भी उपकोष होता है, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन दो भरे हुए हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं हो सकता है। ठीक है, तीन क्वांटम संख्या सेम हो सकती है, लेकिन कोई भी एक चौथी संख्या नहीं, कोई भी एक चौथी क्वांटम संख्या भिन्न होगी या अलग होगी। तो इसकी पहले थ्योरी लिख लेते हैं। ठीक है, इस नियम अनुसार इस नियमानुसार किसी एक परमाणु, ठीक है, अगर अलग अलग परमाणु हुए तो क्या कंडीशन होगी वो भी बताऊंगा मैं। इस अनुसार किसी एक परमाणु के किसी उपकोष में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है इलेक्ट्रॉन, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की तीन क्वांटम, ऐसे लिख सकते हो, या फिर कि चारों क्वांटम संख्या क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती, कभी भी समान नहीं हो सकती है। ठीक है, अर्थात या फिर लेकिन तीन क्वांटम संख्या समान हो सकती है, और फोर्थ यानी चौथी, इसको हिंदी में लिख लेते हैं, और चौथी क्वांटम संख्या अलग होगी। क्या होगी? अलग होगी। इसको ध्यान से एक बार पढ़े वापिस। देखो, इस नियम अनुसार किसी एक परमाणु की बात की है, अगर परमाणु दो है और अलग अलग है तो चारों क्वांटम संख्या सेम हो सकती है। ठीक है, तो किसी एक परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती है, लेकिन तीन क्वांटम संख्या समान हो सकती है और चौथी क्वांटम संख्या उसकी अलग होगी। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया, चाहे कोई भी परमाणु है उसकी तीन ही क्वांटम संख्या समान होगी। अब ये तो इसकी पूरी परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी। मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ। ठीक है, इस परिभाषा को आप उतार ले, अपनी कॉपी में लिख ले। देखो, अब यहाँ एग्जाम्पल देखना, हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसका। अब जिस तरह से मैं ले लेता हूँ Mg मैग्नीशियम, ये होता है 12 नंबर पे। मैग्नीशियम कितने नंबर पे होता है? ये होता है 12 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 1s2 2s2 2p6, और इसके बाद क्या हो जाएगा 3s2। क्या हो गया? 3s2 हो गया। इसकी चारों क्वांटम संख्या देखती है। हम इसको 3s को ले लेते हैं, आप इसको ले लो, किसी को भी ले लो। ठीक है, क्वांटम संख्या हम लेते हैं 3s को। 3s
2 को। अब हमें 3s की चारों क्वांटम संख्या देखी है, 4 क्वांटम यानी n, l, m और s, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, इसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या। तो हमें अब देखना है इसके लिए, अगर देखो इसमें इलेक्ट्रॉन किस रूप में भरा हुआ होगा, 3s2 है, तो यानी जनरली हम क्या मानते हैं, जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो हम सीधा भरते हैं। आप इसको उल्टा भी भर सकते हो, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में -1/2 भी इसकी स्पिन हो सकती है, और जनरली हम सीधा भरते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन सीधा भर दिया, एक उल्टा भर दिया, ये इस तरह से हमने भरा है इसमें। तो इसके हम एक इलेक्ट्रॉन के, हम दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। इस 3s की हम बात करते हैं, n का मान क्या हो जाएगा भाई, 3 है 3s, तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा आपका 3, और s ऑर्बिटल है तो l का मान क्या हो जाएगा 0, और l 0 है तो s ऑर्बिटल के लिए m का मान क्या हो जाएगा 0, और s स्पिन, देखो अब l निकालना मैं यहाँ बताता हूँ। l वैल्यू 0, 1, 2 और 3 होती है, कितनी होती है 0, 1, 2 और 3 होती है। तो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल होते हैं, यानी 0 हुआ तो s, यानी s हुआ तो वैल्यू 0 होगी, p है तो वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ देखें s है तो l का मान क्या होगा 0, और m होता है s ऑर्बिटल के लिए m का मान 0 होता है। आपने यदि केमिस्ट्री का जो अपने क्वांटम संख्या वाला वीडियो था उसको नहीं देखा है, तो क्वांटम संख्या वाला मैंने पूरा डिटेल से कराया है, तो उस क्वांटम संख्या वाले वीडियो को एक बार जरूर देख ले, ठीक है। वहां इसकी वैल्यू क्या है, m की वैल्यू अलग अलग सभी ऑर्बिटल, यहाँ के d और f ऑर्बिटल तक की m की वैल्यू बताई थी मैंने। तो यहाँ अब देखना, अब रही स्पिन की बात। स्पिन जानते हो s 2 टाइप का होता है, +1/2 -1/2। तो पहला इलेक्ट्रॉन सीधा है तो मैं भी इसको +1/2 मान लूं। अब हम 3s के ही 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने 2 लिया है, 2 वाला एग्जाम्पल लिया है। तो 3s2, अब माना कि आप ऐसे करें, इसको ले लें, ठीक है, यानी इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन देखिए अपन, तो n 3 हो जाएगा, l वही 0 रहेगा, m भी 0 रहेगा, लेकिन s बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है सेकंड वाला, और एक सीधा एक उल्टा, और एक उल्टा है तो दूसरा सीधा हो जाएगा, तो यहाँ पे -1/2 हो जाएगा। अब देखें आप कि ये नियम क्या कहता है, इस अनुसार किसी एक परमाणु के किसी उपकोष में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है, लेकिन 3 समान हो सकती है। ये देखो, ये 3 समान क्या है, ये 3 कैसी है, समान है, लेकिन ये वाली क्वांटम संख्या अलग है, क्या है, अलग है। तो ये क्वांटम संख्या समान है, लेकिन ये वाली क्वांटम संख्या अलग है। इस नियम के अनुसार जो नियम लिखा हमने, इसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है। इस तरह से इनकी क्वांटम संख्या अलग अलग भी हो सकती है। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आप इस एग्जाम्पल को उतार ले अपनी कॉपी में, ठीक है, आप नोट साथ में बनाते रहें। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल और लेके इसको समझते हैं। इतनी देर में आप इसको जल्दी से उतार ले, मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ। इसके बाद में जो रहेगा हम लेते हैं सोडियम का एग्जाम्पल लेके हम इसको सोल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक 2 ले लेंगे, इनमें से कोई भी 2 ले लेंगे। थोड़ा जल्दी करें आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। मैं बिल्कुल साइड में हट जाता हूँ, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर जब वीडियो वापस देखो और सेकंड टाइम देखते हुए वीडियो को बीच में रोकते हुए भी अपने नोट्स बना सकते हो और अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो अब मैं इसको रब करता हूँ, मैं पूरा रब नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपन चेंजेस करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना आप ध्यान से, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना यहाँ पे कि क्या चेंज हो रहा है और कौन मतलब समान है और कौन अलग है। लिया हमने एग्जाम्पल किसका, सोडियम का, और सोडियम होता है 11 नंबर पे, Na इसका प्रतीक चिन्ह है, 1s2 2s2 2p6, और यहाँ पे 11वां इलेक्ट्रॉन 1 आएगा,
ठीक है। अब देखें, अगर इस इलेक्ट्रॉन में सीधा मान लेता हूं, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या मान लेता हूं, सीधा। भाई जनरली एक भरा हुआ सीधा ही माने अपन, ठीक है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट और टीचर यही पढ़ाते हैं, मतलब स्टूडेंट भी यही मान लेता है कि सीधा भरा, और टीचर भी यही पढ़ाता है कि हमने सीधा भरा, क्योंकि कोई भी ये नहीं कहा हम पहला उल्टा इलेक्ट्रॉन भर दे। अगर आप उल्टा इलेक्ट्रॉन भरते हो तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात में। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम लेते हैं 1s2 की, किसकी, 1s2 की, और सॉरी, और एक बार हम बात करते हैं 3s की। दोनों ही अलग अलग चीज़ों के लिए बात करेंगे अपन, एक बार 3s के लिए, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, अब इसको लेंगे 1s2 लिया। देखो हम जनरली 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को मान के चलते हैं, हमें क्वांटम संख्या निकालनी है। किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की भी बात कर ली हमने, कौन सा, 3s2 लेके। अब थोड़ा अलग टाइप से समझा रहा हूं। अब यहां देखें, सॉरी इसको मैंने मिटा दिया, n कितना है भाई, 1s2 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, s है तो 0 हो जाएगा, और आपकी m है तो 0 हो जाएगा, और स्पिन क्या हो जाएगी। अब स्पिन इसके लिए क्या हो जाएगी, इसके लिए स्पिन अगर हम 1 मान लें, इसको जनरली अगर 1 मान लें, ठीक है, तो इसकी स्पिन एक तो +1/2, और वैसे माइनस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, +1/2 और -1/2 करके 0 हो जाएगी। इसको हम या और माइनस, ठीक है, ये दोनों 0 भी हो सकती है, ये 0 भी हो जाएगा। इसके बाद n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, 3, तो n 3 हो गया, L0 M0। स्पिन क्या हो जाएगी, ये सीधा है तो +1/2 क्या हो जाएगा, +1/2। अगर मैं इस ऑर्बिटल के पहले इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, 1s के अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, ठीक है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन की बात करा, अभी भी बता रहा हूँ, ये 0 हो जाता है, प्लस और माइनस मिलके 0 हो जाएगा, लेकिन हम इसके पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो देखें, इसका भी पहला इलेक्ट्रॉन, इसका भी पहला इलेक्ट्रॉन, यानी स्पिन कैसी अभी समान है, M0 M0 L0 L0, यानी ये तीनों क्वांटम संख्याएं समान हैं। क्या है, समान है। नियम कहता है ना, 3 क्वांटम संख्या समान हो सकती है, लेकिन कोई एक चौथी क्वांटम संख्या क्या होगी, अलग होगी। तो नियम फॉलो करता है कि नहीं करता, ये एग्जांपल देख लिया आपने। एक तो मैग्नीशियम का देख लिया हमने 3s, अगर इसका भी एक इलेक्ट्रॉन को लेके चले तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन ये और ये वैल्यू अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 क्वांटम संख्या सेम है और चौथी क्वांटम संख्या अलग है, ये नियम इसको फॉलो करता है। तो इस प्रकार हमने पाउली अपवर्जन का नियम कंप्लीट पढ़ा। पहले इसकी डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ी, 2 एग्जाम्पल सोल्व किए, 2 एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है, और इस तरह से हम 10 एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं जब हमें इस तरह से समझ में आ गया कौन सी है। लेकिन ये नियम पढ़ने से पहले हमें क्वांटम संख्या पढ़नी पड़ेगी, चारों क्वांटम संख्या पढ़ोगे तब ये मान निकलेंगे, वरना ये मान फिर ऊपर से ही जाएंगे आपसे कि वैल्यू कैसे निकली। हमें चारों क्वांटम संख्या की वैल्यू पता होनी चाहिए और कैसे निकालते वो भी आना चाहिए। तो आप अब ये नियम पूरा उतार लीजिए, और सेकंड नियम पढ़ेंगे हम, हुंड के बहुलकता का अधिकतम बहुलकता का नियम, या हुंड का नियम क्या होता है। ठीक है, मैं थोड़ा समय देता हूँ, आप तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको पूरा उतार ले आप। ठीक है, और इसमें अगर देखें, इसमें हम कुछ कमियां भी निकाल सकते हैं। कमियां तो क्या निकालें कि मतलब ये जो होता है ये किसी मतलब कहने का मतलब जो आपका एक परमाणु होता है तो उस पे लागू होता है। अगर अलग अलग परमाणु हैं, यदि अलग अलग परमाणु के लिए चारों क्वांटम संख्या सेम होती है, सबसे पहली बात, और ये हाइड्रोजन पे लागू नहीं होता है। अगर लिखना चाहें तो इसके बाद में आप लिख लेना कि पाउली अपवर्जन का नियम हाइड्रोजन पे लागू नहीं होता है, ये हीलियम से स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, हीलियम में होते हैं, तो प्लस और माइनस बदल जाएगा हीलियम में, तो स्पिन चेंज हो जाएगी। तो हीलियम से स्टार्ट होता है, देन इसके बाद हाइड्रोजन पे लागू नहीं होता है, और अलग अलग परमाणु है ना, तो फिर क्वांटम संख्या अलग होगी। जिस तरह से मैं यहाँ सोडियम लिख दूँ और फिर कार्बन ले लेता हूँ,
या फिर मैं एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, तो वहाँ से अगर दोनों की तुलना करूँगा फिर इनकी चारों क्वांटम संख्या सेम हो सकती है। लेकिन एक ही परमाणु की बात करें तो फिर सेम नहीं होगी। आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब इसके बाद में अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे, वो होगा आपका दूसरा नियम। दूसरा नियम है वो है आपका हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार पूरा। जो आपका दूसरा नियम हो जाएगा वो है हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम। दूसरा नियम है हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलकता या बहुलता, ठीक है, कई जगह बहुलता भी लिखा है, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं हुंड का नियम। शॉर्ट में क्या कहते हैं? हुंड का नियम। देखो, अब जो भी हम तीनों नियम, पाउली अपवर्जन का नियम है, चाहे हुंड का नियम, चाहे n+l का नियम, हमें रटना नहीं है, उस नियम को सिंपल से समझ लेना है, ठीक है। अब ये नियम क्या कहता है इसको देखना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से रखना कि इस नियम के अनुसार कोई भी उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर नहीं दिया जाए। इसके मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगा तब तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, इसकी थ्योरी में बोल देता हूँ, आप इसके साथ में लिख लेना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में देखो, पहला पॉइंट हुंड के नियम की थ्योरी, यानी इसकी जो परिभाषा है, हुंड के नियम के अनुसार, आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं करना है जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सभी उपकोष में भर नहीं दिया जाए। या फिर एक तो ये, चलो मैं इसको लिखवा भी देता हूं ताकि आपके नोट्स बन जाएंगे। इस नियमानुसार मैं लिख रहा हूं ताकि आप भी मेरे साथ लिख लोगे। इस नियमानुसार किसी उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन को एक एक करके किसी उपकोष, यानी समान ऊर्जा वाला, ठीक है, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं कि उपकोष यानी कोई समान ऊर्जा वाला है, ठीक है। इस नियम किसी उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन को एक एक करके समान रूप से वितरित करना है, फिर शेष बचे इलेक्ट्रॉन को पुनः वितरण करके इलेक्ट्रॉन का युग्मन करना है। अर्थात यहाँ करके एक परिभाषा और लिख सकते हैं, यहाँ करके इसकी दूसरी परिभाषा और लिख सकते हैं कि हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग या युग्मन तब तक नहीं करना है जब तक कि उपकोष के एक एक कक्षक में, यानी एक एक जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर दिया जाए। पहले एक एक में भरना है, इसके बाद में उसका क्या करना है, हमें युग्मन करना है, उसके बाद में इसका युग्मन करना है। तो ये परिभाषा लिख ले आप। इस अनुसार किसी उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन को एक एक करके समान रूप से वितरित करना है, फिर शेष बचे इलेक्ट्रॉन का पुनः वितरण करके इलेक्ट्रॉन का युग्मन करना है। क्या करना है? युग्मन। ये पेयरिंग याद रखना, ठीक है। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, हमें इसको समझना है। यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरह से मैं ले लेता हूँ 2p, ठीक है, 2p3 लेता हूँ। अगर
इस रूप में है, 1 मिनट, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो हमने भर दिया, तो ये बिल्कुल सही है। क्या है? सही। अगर देखो, अब इसको देख लेते 1 मिनट, ये तो ये क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो गया, ठीक है। और इस रूप में अगर इलेक्ट्रॉन भरा है आपका इस रूप में, तो ये फिर सही हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरना है, फिर शेष बचा तो युग्मन करना है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे सीधा युग्मन नहीं कर देना है। सीधा युग्मन किया तो फिर ये चीज गलत हो जाएगी। एक 2p, तो ये सही है, एक एक भरा। इसके बाद में 2p4 की बात करता हूं। इसके बाद 2p4 की अगर बात करें अपन, ठीक है, तो 2p4 की बात करें अपन, तो इसमें हो जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम युग्मन कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये आपका सही होगा। इसके बाद में हम d ऑर्बिटल को लेते हैं। कौन सी? इसके बाद हम d ऑर्बिटल को लेते हैं। तो आपका जैसे 3d हो गया, ठीक है, 3d ऑर्बिटल हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और 5। ये आपका d ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। इस d ऑर्बिटल में ध्यान रखना, जिस तरह से मैं यहाँ पे भर देता हूँ 3d6, ठीक है, 3d6। तो अगर मैं इस रूप में इलेक्ट्रॉन भर देता हूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हुंड का नियम क्या है? हुंड का नियम क्या कहता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर रिपीट करना है बचते हैं तो सही कौन सा होगा? ध्यान रखना, तो सही कौन सा होगा उसको भी हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, भाई 1 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन और फिर शेष बचा कौन सा? छठा इलेक्ट्रॉन, 3d6। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो हम यहाँ पे भर सकते हैं। और इस रूप में 6 भर दी थी, ये गलत हो गया और ये हमारा सही हो गया। ये आपका सही हो गया। तो ये तो एक हुंड का नियम हो गया। लेकिन बहुलकता क्या है, इस चीज को भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो अब आप क्या कीजिए, इस नियम को उतार लीजिए। मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, आपकी कॉपी में इसको उतार ले, पूरा नियम को उतार ले पहले। फिर 2p3 एग्जाम्पल बता दिए मैंने, 2p4 का एग्जाम्पल बताया, 3d6 का एग्जाम्पल बताया। तो इस तरह से आप ये थोड़ा उतार लीजिए। और इसके बाद हम बहुलता पे बात करते हैं कि वास्तव में बहुलता है क्या। इसको उतार ले आप, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले आप। इस निम्नानुसार किसी कोश में पहले इलेक्ट्रॉन को एक एक करके समान रूप से वितरित करना। इसको दूसरी परिभाषा में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, यानी इलेक्ट्रॉन का युग्मन, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं की जाती है जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन समान रूप से भर नहीं दिया जाए। लेकिन ऊर्जा स्तर कैसा होना चाहिए? समान। यानी कोष्टक में लिख सकता है हम कि उपकोष कैसे होते हैं? समभ्रंश या समान ऊर्जा स्तर वाले उपकोष। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर लेता हूं। अब इसको रफ करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके बहुलता वाला भी बता देता हूं कि वास्तव में बहुलता निकाली कैसे जाती है। यहां देखना, मैं ले लेता हूं 2p3 को। अपन 2p3 को ले लेते हैं। 1 2, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ये तो सही भी है, ठीक है, ये सही भी है। और 1 2 और 3, और ये भरा तो ये गलत भी है। अब ये सही गलत आया कहां से? ये हुंड के बहुलकता के नियम से। कैसे? देखो, इसकी स्पिन क्या है? +1/2 है भाई, अकेला है और सीधा भरा हुआ है। अकेला है और सीधा है, +1/2। अकेला और सीधा है तो +1/2। तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? इन तीनों को जोड़ते हैं तो 1.5 होता है। कितनी होती है? अर्थात इसकी स्पिन कितनी है? इसकी स्पिन है 1.5। भाई ये कितना हो गया आपका? 1 और 1.5, तो इसकी स्पिन तो ये हो गई। तो जिसकी भी बहुलता ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब वो सही होगा। हुंड का नियम क्या कहता है कि जिसमें भी बहुलता होगी, जिसमें की स्पिन ज्यादा होगी, वो हमेशा सही होगा।
तो ये वास्तव में सही भी है। अगर किसी को ये नहीं आता तो अपने सीधा सा फंडा याद रखें, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, बचता है तो फिर वापस से स्टार्ट करना है। और थोड़ा और अच्छे से ध्यान रखना है, थोड़ा और अच्छा सीखना है तो स्पिन निकालना भी सीख लेना। इसकी टोटल निकाल ली। अब इसकी देखो, इसकी कितनी है, +1/2 है, और इस वाले इलेक्ट्रॉन की -1/2। तो ये पूरा कट जाएगा भाई, प्लस माइनस कट गया, तो ये तो क्या हो गया 0, प्लस माइनस कट गया। और इसकी कितनी हो गई, इसकी हो गई +1/2, क्या हो जाएगी +1/2। देखो, तो इसकी बची कितनी, इसकी स्पिन हो जाएगी आपकी 1/2 या 0.5। और हुंड का नियम कहता है अधिकतम बहुलकता का नियम, जिसकी भी स्पिन ज़्यादा होगी वो सही होगा। तो भाई इसकी स्पिन तो सही है, तो ये बिल्कुल सही है। ये हमने गलत भरा। पहली बात तो सिंपल फंडा यूज़ करेंगे एक एक वापस, तो ये वैसे हमें गलत चला गया। लेकिन अगर कोई पूछ रहे बहुलता के आधार पे बताइए, तो भाई ये सीधा भरा था तो इसकी स्पिन 1/2 थी, ये उल्टा भरा था तो -1/2 थी। दोनों को प्लस माइनस 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया ये वाला भाग। लेकिन ये अकेला सीधा था तो इसको +1/2, अर्थात +1/2 को 0.5 भी कह सकते हैं। इसकी स्पिन कम थी इसलिए गलत हो गया। तो ये भी इस तरह से आप इसको उतार सकते हो। इसके बाद इलेक्ट्रॉन भरने की कुछ और संभावनाएं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन और कैसे कैसे भर सकते हैं। यहाँ देखें 1 2 3, ठीक है। इसके बाद 1 2, ये 1 2 3, और इसको भी मैं यहाँ भी भर लेता हूँ 1 2। अब अलग अलग इलेक्ट्रॉन भरते और कैसे सही है, देखो ये और ये सही है, ये भी सही है, और अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दो तो भी सही है। अगर इलेक्ट्रॉन 2 है तो यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, इसकी मर्जी यहाँ पे भी जा सकता है। जगह खाली है, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं भरा, यहाँ पे नहीं भरा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया तो ये भी सही है, गलत नहीं है, इसलिए मैंने इसको राइट किया। इसके बाद कोई अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया तो ये भी सही है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी सही है इलेक्ट्रॉन भरने की। इसके बाद में एक और बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन भरने की और क्या पॉसिबिलिटी सही हो सकती है और गलत हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस रूप में भरे गए हैं उल्टे तो भी सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उल्टे भरे गए तो भी सही है, और इलेक्ट्रॉन जिस तरह से यहाँ पे भी भर दिए हैं बीच में तो ये भी सही है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने बता दी कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। तो यहाँ पे हुंड के बहुलकता का नियम भी पूरा हो गया। अब हम पढ़ते हैं n+l का नियम का योग क्या कहता है चीज़ों को। तो इसको उतार लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये स्पिन वाला थोड़ा आप ध्यान रखना, स्पिन जिसकी ज़्यादा होती है वो सही होता है, स्पिन जिसकी कम होती है वो गलत होता है। इसके बाद इसमें हम बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उल्टे हैं इलेक्ट्रॉन तो भी सही है, बीच में इलेक्ट्रॉन भर दिया तो भी सही है, इस तरह से उल्टे हैं तो भी सही है, और लास्ट में चला गया इलेक्ट्रॉन तो भी सही है। इसी तरह डी ऑर्बिटल के लिए भी काम आता है, इसी तरह एफ ऑर्बिटल के लिए भी ये चीज़ें काम में ही आती है। अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, सॉरी आपने इसको उतार लिया होगा अपनी कॉपी में पूरा। अब इसको साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहें। चलो अब मैं इसको रफ करता हूँ। हाँ, अब तीसरा नियम है वो है n+l का नियम। n+l का नियम, ये आपका n+l का नियम। अब n+l का नियम कहता क्या है? n+l का नियम ये कहता है कि जिस भी उपकोष में n+l का योग अगर जीरो नहीं कम हुआ यानी न्यूनतम हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। यदि इसका योग ज़्यादा है तो उसमें बाद में भरेंगे। और ऐसे कई उपकोष जैसे पास में जैसे 3D 4S पास में आते हैं। इसके बाद
आपके 2p और 2s पास में आते हैं। तो यदि उनका मान समान हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम n की वैल्यू देखेंगे। जहाँ पे भी आपका n ज़्यादा है, जहाँ पे भी n की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें हम नहीं भरेंगे। जहाँ पे n की वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू जहाँ कम होगी उसमें भरेंगे। तो इसकी जो परिभाषा है वो लिख लें। मैं इसकी आपको परिभाषा लिखवा देता हूँ पूरी। इस नियम अनुसार जिस उपकोष में इस नियमानुसार जिस उपकोष में n प्लस एल के योग का मान न्यूनतम होगा। न्यूनतम, इस पॉइंट को याद रखना आप अच्छे से, क्या बोलता है, न्यूनतम। इस नियम के अनुसार जिस उपकोष में n प्लस एल के योग का मान न्यूनतम होगा, क्या होगा, न्यूनतम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे। क्या भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। यदि किसी दो उपकोष के लिए, इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना, यदि किसी दो उपकोष के लिए n प्लस एल का मान समान प्राप्त होने पर इलेक्ट्रॉन को उस उपकोष में भरेंगे। इलेक्ट्रॉन को उस उपकोष में भरेंगे जिसमें n का मान न्यूनतम होगा। इस पूरी परिभाषा को अच्छे से देखें आप कि किस तरह से मैंने लिखवाई है। यहाँ देखें, इस नियम के अनुसार जिस उपकोष में n और l के योग का मान कैसा हो, न्यूनतम हो, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर देंगे। और यदि किसी दो उपकोष के लिए n प्लस योग का मान क्या है, समान प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे में उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे जिसमें n का मान क्या है, न्यूनतम होता है। यानी डिसाइड हमें न्यूनतम के हिसाब से ही करना है। अब इस नियम को आप एक बार उतार लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं उपकोष लिखूंगा और यहाँ पे n प्लस एल का नियम पढ़ेंगे। फिर पूरा सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे किसका मान ज़्यादा होता है और कैसे होता है, और फिर कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये देखना है। इस नियम को आप एक बार पूरा उतार लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम इस नियम को उतारे आप। n प्लस एल का नियम है ये। हमें मोस्ट ऑफ अब इसलिए और यहीं से n प्लस एल के नियम से ही क्रोमियम और कॉपर पे क्वेश्चन बनता है। क्रोमियम और कॉपर पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा इनका अलग है, वहीं से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी यहीं से बनती है इनकी। इस नियम को आपने उतार लिया होगा, ठीक है। मैं इसको एक बार और पढ़ लेता हूँ। इस नियम के अनुसार जिस उपकोष में n प्लस एल का मान न्यूनतम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। यदि दो का मान समान है तो n के मान के हिसाब से इनकी वैल्यू को डिसाइड करेंगे किस में इलेक्ट्रॉन को भरना है। अब देखें कि अब इसमें कैसे है उपकोष। एक साइड हम उपकोष लिखेंगे और एक साइड हम n प्लस एल के नियम का योग लिखेंगे। तो यहाँ अब इसको साथ साथ में लिखते रहें। यहाँ लिखे उपकोष, यहाँ लिखे इसके अपने उपकोष लिख लिया, और यहाँ लिखे n प्लस एल का योग, ठीक है। और इसको, इस पूरी चीज को आप इम्पोर्टेंट करें। अगर आपने ये सीख लिया तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। यानी आपको क्वेश्चन कितना भी डीप पूछ ले, आप यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ लिखें, हम लिख लेते हैं। सबसे उपकोष की बात करते हैं।
1s 2s, एक एक की बात कर लेते हैं, 1s की बात कर लेते हैं सबसे पहले अपन। देखो 1 यानी n का मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं n लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे l लिख लेता हूँ, और यहाँ पे इनका योग। तो यहाँ देखना 1 है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी भाई, और s है तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी। l वापिस बता रहा हूँ, l 0 1 2 3 होता है, s होता है, p होता है, d होता है और f होता है। यानी s हुआ तो 0, p हुआ तो 1 और d हुआ तो 2 और f हुआ तो 3। इस तरह से हमें इसको याद रखना है। तो हमारे लिए कौन सी चीजें हैं, s है तो 0 होगा, यानी इसका योग 1 हुआ, ठीक है, योग कितना हुआ, 1 हुआ। अब यहां देखें 2 हो जाएगा, s है तो 0 वैल्यू, s है तो 0 वैल्यू, 0 वैल्यू, योग कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह 1s 2s और इसके बाद अपना आता है 2p, कौन आता है, 2p, 2 हो गया, n की वैल्यू, p है 1, p है तो l 1 होगा, कितना हो गया, ये 3 हो गया। 1s 2s 2p, इसके बाद आपका आएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा 3p, या फिर 3s लिख लो आप, 3s सॉरी 3s। अब इसमें देखना ये कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ s है तो 0, कितना हो गया, 3। 1s 2s 2, इसके बाद में हम भरते हैं 3p, ये कितना हो गया, 3, n की मान 3 और l कितना है, 1, क्योंकि p आया, p ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, ये वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। इसके बाद देखना 1s2 2s2, इसके बाद अपना आता है 3d, और 3d के लिए देखना 3 और d के लिए l की वैल्यू 2, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, 2 तो कितना हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया। इसके बाद 4s की बात करें तो 4 और 0 बराबर 4, ठीक है। इसके बाद 4p की बात करें तो 4, और इसके बाद में p के लिए 1 बराबर 5। अब ध्यान से देखें इसको, देखो क्या कहा गया था, जिसमें n प्लस l का मान कम होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो ध्यान से देखिए आप, पहले कौन सा आता है, 1s ही आता है, क्यों, क्योंकि इसमें n प्लस l का मान कम है। इसके बाद 1s के बाद कौन आता है, 2s, क्योंकि इसमें n प्लस l का मान क्या है, कम, तो 2s आया। इसके बाद 2p 3p 4p, तो लाइन से लिखे हुए हैं, ये चीजें क्या है, लाइन से लिखी हुई है, इसको इंपॉर्टेंट करें। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एक एक वापस जिस तरह 2p को ले लेते हैं, 2 है तो n की वैल्यू 2 हो गई, p है तो वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे मैंने बता दिया था। 3d है तो 3 तो हो गया, 3d के लिए 3 हो गया, और d के लिए क्या हो गया, 2, और ये 5 वैल्यू होगी। तो ये n प्लस l का योग होता है। अगर हमने देखा था ना कि अगर दो उपकोष के लिए समान मान प्राप्त हो जाता है, जिस तरह से भाई इनके लिए क्या हो गया, समान, इनके लिए समान प्राप्त हो गया, तो पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये रहा 2p और ये रहा 3s। देखो यहां देखें, ये रहा 2p, इसके लिए भी 3 है, और ये रहा 3s, इसके लिए भी 3 है। दो उपकोष के लिए समान मान प्राप्त हो जाता है तो किस में हम पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जिसमें n का मान कम होगा उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था लिख के, तो इसमें n का मान कम किस में है, n देखो ये रहा, ठीक है, मतलब ये रहा और n, तो n का मान कम किस में है, इसमें n का मान 2 है और इसमें n का मान 3 है, सॉरी हाँ, इसमें n का मान कितना है, 3, और इसमें n का मान कितना है, 2। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसीलिए हम 2p के अंदर भरते हैं, ना कि
3s के अंतर्गत। तो इन चीज़ों का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसको आप उतार ले पूरा। इसके बाद में देखो, इस प्रकार से हम तीनों नियम तो पढ़ ली। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार आप इसको उतार ले पूरा, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, थोड़ा जल्दी उतारे अपने को। अब मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मेरे साथ साथ आप इसको उतारते भी रहें, ठीक है। अब हम आते हैं सवाल पे कि हमें सवाल कैसे लिखने हैं या सवाल को कैसे सोल्व करना है। उन सवालों को भी देख लेते हैं। इस प्रकार से हमने पाउली अपवर्जन का नियम, हुंड के बहुलकता का नियम और n+l का तीनों नियम पढ़ ली। अब हम इन तीनों नियम को मिला के आपके लैब असिस्टेंट के या सेकंड ग्रेड के लेवल में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक और ऑर्डर लिखवा देता हूँ। इससे पहले ही मैंने कि ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम क्या है, इसको इम्पोर्टेंट कर ले। हम इस चीज को इम्पोर्टेंट जरूर करें। ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम, ये 1s 2s, इसके बाद 2p 1s 2s 2p, 3s 3p 3d और 4s और इसके बाद 4p। ये है कक्षकों उपकोषों का बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर। हेडिंग क्या है? उपकोष का बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर। उपकोष का बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर 1s, इससे अधिक ऊर्जा का 2s, उससे अधिक ऊर्जा का 2p और इससे अधिक ऊर्जा का 3s, फिर 3p 3d 4s और 4p। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। इनकी ऊर्जा सबसे कम होगी और इनकी ऊर्जा बढ़ेगी। ऐसे ऐसे हम पूरे आप 7s तक जा सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये उपकोष का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी ऊर्जा स्तर का, ठीक है। तो इसको आप लिख लें। इसके बाद एक सवाल है, ठीक है। इस सवाल को मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि निम्न में से किस उपकोष का निम्न में से किस उपकोष का ऊर्जा का मान अधिक होगा। निम्न में से किस उपकोष का ऊर्जा का मान अधिक होगा। यहाँ एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप कि निम्न में से किसका ऊर्जा का मान सबसे कम होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे कम लिख लेता हूँ, ठीक है, अधिक नहीं, का मान कम होगा। निम्न में से किस उपकोष का ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। हमें यहाँ कम वाला देखना है। ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जिस तरह से यहाँ ले लेता हूँ मैं 3D, इसके बाद में जैसे ए ऑप्शन हो गया, फिर बी ऑप्शन में ले लेता हूँ का 4p और सी ऑप्शन ले लेता हूँ आपका, ले लेते हैं अपन, यहाँ पे अपन लेते हैं 3s और डी ऑप्शन लेते हैं 3p का। अब बताइए कि इसमें से सबसे कम किसकी ऊर्जा है। सबसे घटता हुआ ऊर्जा क्रम अगर देखें हम तो 3s यहाँ पे है, 3p 3d 4p। तो इसमें से देखा जाए तो किसकी ऊर्जा का मान कम होगा, तो ये जाएगा 3s का। किसका हो जाएगा? 3s का ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। तो एक टाइप ये है, यहाँ से इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किस उपकोष के ऊर्जा का मान सबसे कम होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उतार लीजिए आप।
इसके बाद ये उपकोष का बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर भी उतार लिए, ये ऑर्डर है उसका बढ़ता हुआ, इसको उतार लीजिए। इसके बाद में एक और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है, आपने उतार लिया होगा, मैं इसको रब कर लेता हूं। मैं हर कुछ टॉपिक लिखे, जैसे परिभाषा लिखी, कुछ एग्जाम्पल लिखे, उसके बाद आपको थोड़ा समय इसलिए देता हूं ताकि आप इसको उतार जरूर लें। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। क्या कारण है, या फिर हाँ, क्या कारण है कि क्या कारण है क्रोमियम 24 का, क्रोमियम यानी ये क्रोमियम सीधा लिखा आएगा, ठीक है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, क्या कारण है Cr यानी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 और 4s2 के स्थान 2 के स्थान पर 3d5 4s1 हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या कारण है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 के स्थान पर 3d5 4s1 हो जाता है। मैं दो ऑप्शन लिखता हूं, आप ध्यान से देखें, इसका आंसर ए और डी। अर्धपूरित कक्षक अधिक स्थायी है, अर्धपूरित कक्षक अधिक स्थायी है, इसलिए मतलब ये कारण बताया। दूसरा 3d एंड 4s कक्षक के बीच ऊर्जा समान है। ये दो कारण हमें पता करने हैं। अब एग्जाम में हमें भ्रमित करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन दे दिया, अर्धपूरित कक्षक अधिक स्थायी है, और हमने इसको राइट कर दी, एक गोला मार दिया। लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। ये बात तो सही है, लेकिन अर्धपूरित फिर पूर्णपूरित स्थायी होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन हमें एक सटीक आंसर बोले, एक सही आंसर बोले, जो हमें दो तीन ऑप्शन एक जैसे जैसे दिख रहे, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे टाइम में जो हमें आंसर चॉइस करना है बिल्कुल सटीक जानकारी से, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये होगा, 3d एंड 4s कक्षक के बीच में ऊर्जा समान है भाई। इसके बीच में, या फिर ऐसा हो सकता है 3d और 4s कक्षक के बीच में ऊर्जा अंतर कम है या ऊर्जा समान है, इसलिए इस कारण एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया जाता है या इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ऊर्जा कैसी है, समान ऊर्जा है, या फिर ये ऊर्जा अंतर बहुत ही कम है। जिससे आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते होंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके जो नाइट्रोजन फैमिली है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, उससे बताया हुआ है जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, यानी जैसे आपके ऑक्सीजन है, फिर ओल्ड स्टाइल सिटी, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बढ़ते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच में धीरे धीरे ऊर्जा स्तर बढ़ता जाता है और ऊपर ऊर्जा स्तर कम होता है। तो ये तो कम दूरी वाले हैं भाई, 3d 4s ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि इसकी जगह यहाँ देखें, इसकी जगह 5d और 6s, ठीक है, ये होता 5d और 6s होता, ये गलत हो जाता। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे फिर यही होता और यहाँ पे फिर यही होता, क्योंकि इसके बीच में ऊर्जा अंतर बढ़ गया है, इसके बीच में ऊर्जा अंतर बढ़ गया है। देखो यहाँ मैं बता देता हूँ इसको, 3d5 और 4s1 करेक्ट, बिकॉज क्योंकि ऊर्जा अंतर कैसा है,
समान है, ऊर्जा अंतर समान है, ऊर्जा कम, डिफरेंस कम है, लेकिन इसकी जगह अगर मैं लिख लूं 5d 5 और 6s1 तो ये गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ऊर्जा अंतर अधिक आ गया, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सही क्या होगा? तो इसके लिए जो सही होगा वो आपका 5d4 और 6s2 ही सही होगा। ठीक है, इन चीज़ों को भी याद रखना। ऊर्जा अंतर अधिक होता है तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भेज सकते हैं, अगर ऊर्जा अंतर कम है तो इलेक्ट्रॉन को भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे ऊर्जा अंतर कम है इसलिए यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन भेज दिया, ये इसका कारण है। कभी भी ये कारण हमें सही नहीं मानना है। बात सही है लेकिन इसका जो सटीक आंसर होगा वो ये बी वाला ऑप्शन होगा, जो यही राइट है। इसके बाद में हम एक और देख लेते हैं जी, स्थायित्व का कारण क्या है। ये मैंने वहीं से उठाए जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर इसकी तरह यहाँ देखें, ये आप उतार ले इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये अपना तीसरा क्वेश्चन, इसी तरह हम किसके लिए, कॉपर के लिए भी चेंज कर सकते हैं। तीसरा ये रहेगा आपका, सॉरी, कॉपर 29 नंबर पे होता है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 4s2 के स्थान पर 3d10 4s1 हो जाता है, कारण बताइए। यहां पे पूर्ण वर्ग लिख लेंगे हम, ये पूर्ण पूरित लिख लिया। पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, हाँ बात सही है, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं, हमारा आंसर यही होगा कि 3d और 4s कक्षक के बीच में ऊर्जा समान है या समान ऊर्जा अंतर है या ऊर्जा अंतर बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है। तो यही वापिस कारण हो गया, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। कॉपर की जगह, क्रोमियम की जगह 29 नंबर का कॉपर ले लिया और 3d9 4s2 के स्थान पे 3d10 4s2 हो जाता है, कारण पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। बात सही है लेकिन ये अपना आंसर नहीं है। 3d और 4s कक्षक के बीच में ऊर्जा समान होती है इसलिए ऐसा कारण होता है, ये इसका आंसर है। आप इसको उतार लीजिए। इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। एक और चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और चौथा क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम और कॉपर का, जो क्रोमियम का था वो सेकंड ग्रेड साइंस के एग्जाम में आ चुका है, क्रोमियम का। ठीक है, और लेब असिस्टेंट में कॉपर और क्रोमियम से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। लगभग बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कॉपर और क्रोमियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर, उनके स्थायित्व को लेकर, या फिर ये वाले ऑप्शन को लेके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो। एक और सवाल कर लेते हैं, ये हो जाए आपका चौथा सवाल। स्थायित्व का कारण बताइए। किसी भी उपकोष के स्थायित्व का क्या कारण होता है? ठीक है, तो सीधा हम पढ़ लेते हैं। स्थायित्व का उपकोष के स्थायित्व का, उपकोष के स्थायित्व का कारण बताइए। उपकोष के स्थायित्व का कारण बताइए, या फिर उपकोष के स्थायित्व का क्या कारण है। पहला, पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी है। पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी है, ये ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सममिति होना, सममिति होना। और सी ऑप्शन है आपका, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विनिमय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन
विनिमय ऊर्जा। अब वही एग्जामिनर हमें भ्रमित करना चाहता है, इसलिए इन्हें पहला ऑप्शन दे दिया, पूर्ण पूरी कक्षक अधिक स्थायी होता है। ठीक है, या फिर डी ऑप्शन में और बना दो, पी और सी दोनों। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होता है। देखो फिर से बता रहा हूं, बात सही है लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। 11th के एनसीईआरटी बुक के पीछे स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्थायित्व के कारण क्या होते हैं। ठीक है, ये दो कारण हैं, सममिति होना राइट आंसर है और इलेक्ट्रॉन विनिमय ऊर्जा राइट है। ठीक है, पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं वो सभी जानते हैं, फिर अर्धपूरित होते हैं, फिर खाली वाले। तो इनका क्रम तो हम पढ़ सकते हैं। देखो इसका मैं अब एक एक को एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ठीक है, जिस तरह डी एग्जाम्पल ले लिया तो D10 ज़्यादा स्थायी, D5 कम स्थायी और DN, तो N का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक को एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है, पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, ये अपना आंसर नहीं है, अपने ये दो आंसर हैं इसके। अब देखना, अधिक स्थायी है, थोड़ा कम स्थायी है, बहुत ही कम स्थायी, DN, ये N लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये तो हो गया। फिर सममिति क्या है, सममिति आप बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ोगे और आपने 12th में भी पढ़ा होगा। बीएससी थर्ड ईयर में सिमेट्री एलिमेंट सममिति तत्व बताए हुए हैं, और 11th में नहीं है, ये 12th में भी है। तो 12th में भी है, जैसे 12th के जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें आपके 3 सममिति तत्व बताए हुए हैं। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे कॉलेज में, आपको पता चलेगा कि सममिति तत्व 5 होते हैं। जैसे पहला सममिति तत्व आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अब हमें इसलिए इनमें क्या कर दिया, जो मेन सममिति तत्व थे वो एनसीईआरटी की बुक में 12th में बता दी, इसलिए 3 हैं। लेकिन अगर पूछे कि कुल सिमेट्री एलिमेंट सममिति तत्व कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक है, अगर हमारे सिलेबस में मेंशन हुआ सममिति तत्व तो हम इसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ 3 एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन जो सही है वो 5 है, कुल 5 होते हैं। अब सममिति होना क्या है, जिस तरह से मानव शरीर को 2 बराबर भागों में बांट दे, तो एक आंख इस साइड, एक आंख इस साइड। ठीक है, कान इस साइड, एक कान इस साइड, हाथ इस साइड, एक हाथ इस साइड, यानी 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। इसी तरह यदि किसी वस्तु को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, अगर वो बीच में से काटते हैं अपन किसी चीज को, तो यदि उसके केंद्र बिंदु से 2 भागों में अगर वो चीज बढ़ जाती है, तो अर्थात उसमें सममिति उपस्थित होती है। कैसे, देखो किसी वस्तु को 2 बराबर भाग में काटना, किसी वस्तु को 2 बराबर भाग में बांटना क्या कहलाता है, सममिति। इतना फंडा हमें याद रखना है। अब सममिति को थोड़ा और देख लेना, जिस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करूं। यहां देखना, 1, 2 और 3, ये इलेक्ट्रॉन है 3। ठीक है, अगर 1 मिनट, इसको और थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ से काटूं तो क्या ये 2 बराबर भागों में कटेगा, हाँ भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 इस साइड चले जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे, 2 बराबर भागों में बटेगा। तो अब पूरे भरे हुए हैं, पूर्ण पूरी अधिक स्थायी होता है, बात तो आ गई। लेकिन क्या था, सममिति थी इसमें, इसलिए ये अधिक स्थायी हो गया, ये इसका कारण है। इसी तरह 1 2 3 4 5, इसको अगर मैं काटूं तो यस, ये हो सकता है कितना, 2.5 इलेक्ट्रॉन इधर, 2.5 इलेक्ट्रॉन, मतलब आधा आधा, 2 बराबर भागों में कटा कि नहीं कटा भाई 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड चले गए, 2 इस साइड चले गए, बीच वाले को हमने आधा कर दिया। तो यस, इसमें भी सममिति है, इसमें भी सममिति है। लेकिन जब देखें, क्या इसको काट सकते हैं क्या, नहीं, इसमें सममिति नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस साइड चले जाएगा, इस साइड तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा। तो इसमें
सममिति नहीं है। अभी भी बता रहा हूं, इसमें क्या नहीं है, इसमें सममिति नहीं है, इसमें सममिति उपस्थित है, इसमें भी है। इतना आप उतारें। अब हम इलेक्ट्रॉन विनिमय भी पढ़ लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन विनिमय क्या होता है उसको भी समझ लेंगे। इलेक्ट्रॉन के दूसरे कोई खाली कक्षक होते हैं उसमें जाने की संभावना कितनी होती है अधिक, तो यानी पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एनर्जी है ये, ठीक है। तो एक बार आप इतना उतारे, उपकोष के स्थायित्व का कारण पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होता है, बात सही है। D10 D5 Dn लिख लिया, यानी अधिक स्थायी, थोड़ा कम, बहुत कम स्थायी। लेकिन सही आंसर सममिति होना और इलेक्ट्रॉन विनिमय ऊर्जा है, ठीक है। अर्थात बी और सी अपना क्या है, सही आंसर है। सममिति बता दिया कि किसी वस्तु को दो बराबर भागों में काटना या उसको बांटना सममिति कहलाता है। 12th के NCERT बुक में 3 सममिति लिखी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कुल 5 सममिति तत्व होते हैं, उनका नाम हमें अभी नहीं पढ़ना। अगर सिलेबस में मेंशन हुआ तो उसको जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद में अगर इस तरह से है 3 इलेक्ट्रॉन आधा कट जाएगा भाई, सममिति उपस्थित है तो सही है, अधिक स्थायी है। सममिति उपस्थित है तो अधिक स्थायी है, निस्थायित्व का कारण है भाई। और ये इसमें सममिति नहीं है तो ये क्या है, ये रहा, ये वाला ये रहा, ठीक है। तो ये कम स्थायी है, ठीक है, यानी सममिति नहीं है। क्रॉस का मतलब सममिति नहीं है। सी ऑप्शन रहा, इलेक्ट्रॉन विनिमय ऊर्जा क्या होती है। अब इसको पढ़ लेते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब मैं बता देता हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन विनिमय ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, अब इसको मैं रब कर लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन विनिमय क्या होता है, वो देख लेते हैं अपन। कोई इलेक्ट्रॉन होता है, यहां देखना, 2 चीजों से आपको पता चल जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन है, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एनर्जी, ऊर्जा विनिमय कितनी अधिक है वो देखनी। जितनी ज़्यादा ऊर्जा विनिमय होगी उतना स्थायित्व अधिक होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी, ऊर्जा विनिमय अधिक होगा, तो मतलब उसका स्थायित्व उतना अधिक होगा। देखें ये इसमें आ सकता है, ठीक है। इसके बाद से ये इसमें आ सकता है, ये इसमें भी आ सकता है, ये इसमें भी आ सकता है, ठीक है। यानी इसके ऊर्जा विनिमय कितने हो गए, 4 ऊर्जा विनिमय, 4 बार इलेक्ट्रॉन विनिमय करता है, ठीक है। इसके बाद में इसको देखें, 1 2 3 4। अब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है और सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां पे आ सकता है। तो इसमें 3 बार इलेक्ट्रॉन विनिमय करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का विनिमय कहलाता है भाई। इलेक्ट्रॉन का यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन कितनी बार जा सकता है वो इलेक्ट्रॉन का विनिमय कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एनर्जी। और जितनी इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है उतना ही उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। इस तरह से हमने हुंड का नियम है, पाउली अपवर्जन का नियम है, N+L का नियम है, और 4 से 5 क्वेश्चन भी देख लिए जो कि सेकंड गेट और लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो आपकी क्लास नंबर 6 रहेगी केमिस्ट्री की, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके नियमों को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी मतलब नियम तो हो गए, उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हुए तो उसमें हम ज़रूर देख लेंगे। आज की क्लास अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।